वेलकम टू जैमन क्लासेस ऑनलाइन। आज पढ़ेंगे हेलोजन का लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर पढ़ेंगे आज केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। लेक्चर 2 में प्रिपरेशन मेथड का पार्ट 1 और लेक्चर 3 में प्रिपरेशन मेथड का पार्ट 2 पढ़ा था। आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर पढ़ेंगे एसएन रिएक्शन जिसमें पढ़ेंगे SN1 एंड SN2। उसके बाद में पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर E1 E2 E1CB रिएक्शन पढ़ेंगे, 3 रिएक्शन। उसके अलावा रिएक्शन विथ मेटल, उसके अलावा वुड्स रिएक्शन, तो और फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये सब रिएक्शन पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में ये वाले रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, SN1 SN2, ठीक है। उसके बाद में अगले लेक्चर में ये वाले रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद थर्ड लेक्चर में तो इसके अंदर अपन SN1 SN2 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट, यानी कि SN1 ये वाली। तो इसके अंदर क्या होता है, एक R और ये क्या है, एल्किल एलाइड है। यहाँ पे क्या होता है, जो इस एल्किल जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आता है। क्यों आता है, क्योंकि कार्बन के और एक्स क्या है यहाँ पे, हेलोजन यानी कोई हेलाइड है। तो इन दोनों की EN में डिफरेंस होता है। जब EN में डिफरेंस होने के कारण इनका इस बॉन्ड का पोलराइजेशन हो जाता है, जिससे इस पे पार्शियली पॉजिटिव और इस पे पार्शियली नेगेटिव आता है। और यहाँ पे फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो यहाँ से इस हेलोजन को निकाल देगा। ये लिविंग ग्रुप होता है RCR और न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा और ये X निकल गया। ये क्या है, लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब ये रिएक्शन इसमें होता है, सुन ले पर, कि इस वाले कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव आता है। क्यों आता है, क्योंकि इस बॉन्ड इन दोनों कार्बन और हेलोजन, X क्या है, हेलोजन, इन दोनों के EN में डिफरेंस होता है। तो EN में डिफरेंस होने से इस बॉन्ड का पोलराइजेशन हो जाता है। तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव आता है। फिर न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करता है, यहाँ से हेलोजन यानी कि लिविंग ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। ये अब सुनो, जो रिएक्शन है SN1 रिएक्शन, क्या SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन इसके बाद लिखो कि 2 स्टेप में होते हैं। क्या, रिएक्शन इज कैरिड आउट इन 2 स्टेप्स, ठीक है। स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे सबसे पहले। तो कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, देखो ये क्या है, RCR और ये क्या है, X, यानी कि कोई लिविंग ग्रुप है, हेलोजन होगा। ये वाला जो स्टेप होता है वो स्लो होता है, यानी कि स्लो स्टेप क्या होता है, RDS। ये रेट को डिटरमाइन करता है, यानी कि रेट का डिटर्मिनेशन यही होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि रेट जो रिएक्शन की जो रेट है वो यहीं से डिसाइड होगी। तो यहाँ से क्या होगा, ये हेलोजन निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन CR पॉजिटिव और X माइनस। तो ये वाला जो कार्बोकैटायन है स्टेबल है, क्योंकि 3 डिग्री है। क्या, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। ये निकल के लिविंग ग्रुप, ये क्या हो गया, लिविंग ग्रुप LG।
स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो देखो समझ में आया यहाँ तक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा हूँ। आगे होगा क्या, RCR और R ये पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल। अब सुनिए, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। अब सुनो क्या बन जाएगा, R R और देखो जो लिविंग ग्रुप था वो भी यहीं से निकला था। देखो ये यहाँ लिविंग ग्रुप भी इधर से निकला था और न्यूक्लियोफाइल भी इधर से आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन, ठीक है। और अगर कुछ इस तरह से हो, कार्बन हाइड्रोजन, ये सॉरी R एल्किल ग्रुप, R ये पॉजिटिव, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर दे, इसने इस बार अटैक किया था आगे से, फ्रंट डायरेक्शन से, ये बैक डायरेक्शन से अटैक करे। पता कैसे चलेगा भाई, इधर से न्यूक्लियोफाइल निकला है, वो इधर से लिविंग ग्रुप निकला है और न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखना R R R और न्यूक्लियोफाइल, तो ये बनता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है, नो चेंज कॉन्फ़िगरेशन, नो चेंज कॉन्फ़िगरेशन। और इसके अंदर क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, ठीक है। यानी कि अगर ये इसका कॉन्फ़िगरेशन R था तो यहाँ पे R ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा S। भाई ये दोनों का R था, तो इसमें तो R ही रहेगा, इसमें हो जाएगा S। भाई पढ़ा नहीं, GOC के अंदर पढ़ाया जाता है RS कॉन्फ़िगरेशन EZ ये सब। तो अगर R है तो यहाँ पे तो R ही रहेगा रिटेंशन के अंदर, लेकिन इन्वर्जन के अंदर S हो जाएगा। अगर S है तो R हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जिधर से लिविंग ग्रुप निकला है उधर से ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। देखो लिविंग ग्रुप भी इधर से निकला और न्यूक्लियोफाइल भी इधर से आ रहा है, तो रिटेंशन प्रोडक्ट। लिविंग ग्रुप आगे से निकला लेकिन न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है, तो इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो इसके बाद में अब बात कर रहा हूँ अगला टॉपिक, एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम देखो यहाँ पे क्या है, ये इधर है फ्री एनर्जी, एनर्जी, और इधर क्या है, रेट रिएक्शन ऑफ प्रोग्रेस, इस तरह से बनेगा। देखो पहले क्या था, RX था, अब ये RX बॉन्ड टूटेगा, टूटना शुरू करेगा, और क्या बनेगा, R पॉजिटिव यानी कार्बोकेटाइन। उसके बाद में अब न्यूक्लियोफाइल आगे से जुड़ेगा, इससे क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल इसके बीच में बॉन्ड बनना शुरू होगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा। सुनो, जिसकी एनर्जी जितनी कम उतना ज़्यादा स्टेबल, ये याद रखना। तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और इसलिए बन गया। अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो स्टेबल नहीं होता और ये कभी नहीं बनता। ये RX था, इसकी एनर्जी कम थी, स्टेबल था। अब यहाँ पे बॉन्ड टूटने लगा यानी कि एनर्जी बढ़ी, तो ये बॉन्ड टूटने लगा। इसके बाद में कार्बोकेटाइन बना यानी कि स्टेबल था, एनर्जी कम हुआ, फिर ये बॉन्ड बनने लगा, एनर्जी बढ़ी, फिर घट गई, तो स्टेबल हो गया। अब सुनो, इस रिएक्शन के अंदर SN1 रिएक्शन का तो इंटरमीडिएट होता है ना, इंटरमीडिएट वो होता है कौन, वो होता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन यानी कि 3 डिग्री स्टेबिलिटी की बात करूँ, 2 डिग्री 1 डिग्री। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री 1 डिग्री और 3 to 1। अब सुनिए, यानी कि जो रिएक्शन जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगी वो रिएक्शन उतनी तेज़ी से SN1 रिएक्शन देगी। सुनो, जो रिएक्शन जितना अच्छा कार्बोकेटाइन, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगी वो रिएक्शन उतनी जल्दी SN1 रिएक्शन देगी, क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर
रेट को डिटरमाइन यानी कि RDS कौन था, कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट होता है ना वो रिएक्शन की रेट को डिफाइन करता है कि रिएक्शन कितनी तेज़ी से होगी। तो अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो रिएक्शन भी तेज़ी से होगी। यानी कि कार्बोकेटाइन इस, अब एसएन रिएक्शन की बात करूँ, SN1 रिएक्शन के लिए, तो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल रिएक्शन उतनी ज़्यादा जल्दी होगी। मतलब सुनो, एक स्पेशल पॉइंट डाल के लिखो कि अगर बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड जो होते हैं, बेंजाइलिक हैलाइलिक हैलाइड जो होते हैं, आर मोर रिएक्टिव फॉर SN1, more reactive for SN1 due to resonance, due to इसलिए formation of resonance stabilize कार्बोकेटाइन। यानी कि बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड होते हैं ना, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनाते हैं। यानी थोड़ा कैमरा गड़बड़ होता है, कोई नहीं, पर पूरा दिखा देता हूँ मैं। दिख रहा है पूरा पेज? हाँ, तो बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं फॉर SN1 ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। यानी कि अगर कहीं कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो भी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ठीक है, तो ये हो गया एनालाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजिस हैलाइड। मैंने बताया था जब ये टॉपिक शुरू करवाया था ना, उसके लेक्चर 1 में जब इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। इंट्रोडक्शन के अंदर सब कुछ बताइए, उसके अंदर साइड्स एंड हैलोजिनेशन बता चुका मैं इंट्रोडक्शन के अंदर ही, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ना। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन का आएगा, जिसमें शायद 2 वीडियो करनी पड़ेंगी क्वेश्चन के लिए मुझे, तो सबसे लास्ट में आएंगे। इस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ क्वेश्चन करा रहा हूँ, और अलग से क्वेश्चन पे एक अलग वीडियो करूँगा, और वो उसमें हर तरह के क्वेश्चन होगा, उसमें हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो लास्ट में आएगा। और इसके करीबन चौथा लेक्चर है, 5वां तक यहीं पे निकल जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। नहीं, 5वें में तो फिर एलिमिनेट E1 E2 रिएक्शन करवाऊँगा, फिर 6ठे के अंदर अदर रिएक्शन होगी केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। 7वें लेक्चर में फिर रिएक्शन होंगे, 8वां और 9वां लेक्चर होगा क्वेश्चन के ऊपर। चलो तो फिर, और वीडियो अपना मैक्सिमम 46-50 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाता नहीं, क्योंकि फिर आप कमेंट करते हो। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये हो गया बेंजाइलिक एलाइलिक। अब ये बात करते हैं इसमें किस तरह से रेजोनेंस होता है, वो बात करते हैं। अब बात करूँगा बेंजाइलिक और एलाइलिक। तो सबसे पहले बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। हैलाइड क्या होता है? बेंजाइलिक, जब कोई बेंजीन, ये रहा यहाँ पे जुड़ा हुआ CH2, तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि हैलोजन जुड़ा होता है यानी कि हैलाइड, ठीक है। अब सुनो, पहला स्टेप क्या होता था SN1 रिएक्शन का, कि लिविंग ग्रुप निकलता था। यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है? हैलोजन होता है, निकल जाएगा, और क्या बनाएंगे? कार्बोकेटाइन। देखिए, तो ये बन गया कार्बोकेटाइन पॉजिटिव। अब ये कार्बोकेटाइन यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना आपको आनी चाहिए, जो 11th में सिखाई जाती है, मैं बना रहा हूँ, देखो कैसे बनती है। कि होगा क्या कि ये वाला पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, तो ये देखिए डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड हो गया। ये तो क्या करती है, और सॉरी वेरी सॉरी, ये उल्टा कर दिया मैंने। क्या, दोबारा देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। वो कैसे? यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। देखो, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए यानी कि इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, और यहाँ वाला जो CH2 है ये डबल बॉन्ड हो गया, तो यानी कि यस
यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे आया ना, फिर अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव यहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव यहाँ पहुँच गया। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, देखो आगे, हमें तो लूट लिया, CH2 H, ये पॉजिटिव यहाँ पहुँच गया। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये पॉजिटिव वापस वहीं पहुँच जाएगा। यानी कि इससे प्रूफ हो गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये हो गई बेंजाइलिक। इसके बाद में बात करता हूँ एलाइलिक, हैलाइड। हैलाइलिक एल्हाइड क्या होती है, मैंने दोनों ही बेंजाइलिक और हैलाइलिक दोनों जब चैप्टर शुरू किया था बताया था। इसके अलावा एक वाइनेलिक भी बताया था। तो हैलाइलिक क्या होता है कि जब CH2C डबल बॉन्ड CH2 CH2Cl, CH2 नहीं Cl, CH दो चार हो गए हाँ। जब sp2 डबल बॉन्ड के अगले sp3 कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन उसके अगले sp3 कार्बन पे अगर हैलोजन जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो होगा क्या, वही यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, हैलोजन निकल जाएगा और क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा H, ये बॉन्ड यहाँ के कार्बोकेटाइन, देखो ये भी रेजोनेंस में भाग ले रहा है, देखो डबल सिंगल पॉजिटिव ना। तो ये हो गई तो बेंजाइलिक और एलाइलिक कंडीशन हो गई। और स्पेशल पॉइंट लिख लो एक और, मैंने बताया था इससे पहले, तो क्या बताया था कि 1 डिग्री भाई हैलोजन HN1 रिएक्शन के लिए कार्बोकेटाइन बनना जरूरी है। लेकिन जो कार्बोकेटाइन 1 डिग्री होता है और 2 डिग्री होता है वो तो लेस स्टेबल होते हैं, लेकिन 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी स्टेबल हो सकते हैं। कब, अगर उनके बीटा कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री हो। तो देखो कैसे, मैं लिख देता हूँ कि 1 डिग्री और हिंदी में लिख देता हूँ 2 डिग्री हैलाइड भी SN1 रिएक्शन दे सकते हैं यदि, जैसे इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो इस लाइन इसमें कुछ नहीं होता, समझ जाओगे। बीटा कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री हो तो। ऑर्गेनिक में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक ही होती है, इसमें तो क्या हिंदी क्या इंग्लिश, ठीक है। तो देखो किस तरह से CH3 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 CHCl CH2Cl। तो ये कैसा, क्या है, लिविंग ग्रुप को निकालो पहले, क्या बनेगा CH3 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 CH2, ये पॉजिटिव। कैसा कार्बोकेटाइन बना, 1 डिग्री। अच्छा, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी क्या होती है कार्बोकेटाइन की, वो होती है 3 डिग्री मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 1 डिग्री तो बहुत कम स्टेबल है, यानी कि लेस स्टेबल। तो क्या करना है, देखो इसको, देखो 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 मैंने CH3 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 CH2 पॉजिटिव आया था। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, माइग्रेशन करवा लेंगे। माइग्रेशन कब कराते हैं, माइग्रेशन तब होता है जब कोई लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बने, उसको मोर स्टेबल में बदलना हो। यानी कि यहाँ पे लेस स्टेबल है, ये क्या मोर स्टेबल में बदल सकता हूँ, हाँ। अगर मैं CH3 ग्रुप को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँ तो क्या होगा, CH3 CH3 CH2, यहाँ से ये बॉन्ड उठ के यहाँ गया CH3, पूरा CH3 ग्रुप उठ के यहाँ पे चिपक गया, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव। हाँ, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, ये स्टेबल है और ये रिएक्शन दे देगा। अब ये SN1 रिएक्शन दे देगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी देख लो इसके अंदर, क्या इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। SN1 रिएक्शन के लिए ना, SN1 रिएक्शन के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं कि प्रेजेंस में होती है।
अच्छा, प्रोटिक सॉल्वेंट कौन होते हैं? प्रोटिक, पोलर का मतलब पता है, ध्रुवीय, यानी कि जिसके अंदर पोलराइजेशन हो, यानी कि पोलर, वो प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो एच गिव H प्लस आयन, यानी कि जो H प्लस आयन देते हैं ना उससे प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, यानी कि प्रोटिक से मतलब प्रोटोन, H प्लस क्या होता है, प्रोटोन जो देते हैं। अब जैसे देखो एग्जाम्पल लिखो, एक चीज़ और लिख लो, अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर लिखना हो तो लिखो, अगर मतलब क्या कह रहा हूँ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर जो हाइड्रोजन होता है, किसी सॉल्वेंट के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो या तो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, या सल्फर से जुड़ा हो, तो उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। अच्छा, तो ये हो गया बस। अब एक चीज़ लिखो, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी, लिविंग ग्रुप की जो एबिलिटी है, यानी कि लिविंग एबिलिटी, निष्कासित योग्यता, यानी इसको लिखो लिविंग एबिलिटी, निकलने की। यानी कि देखो जो वीक बेस होता है ना, वीक लिख लो एक स्टेटमेंट, ये याद रखना, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप और स्ट्रॉन्ग बेस आर बैड लिविंग ग्रुप। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस आप लोग आसानी से पता कर लोगे अगर आपने जीओसी ढंग से पढ़ी है तो। बता रहा हूँ थोड़ा सा, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन माइनस। देखो 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 मैंने देखा जी। हाँ, अब सुनो कि जो लिविंग ग्रुप कौन होता है, बेसिसिटी क्या होती है। सबसे पहले मैं यहाँ से मुझे पता चल गया कि लिविंग ग्रुप कौन होता है सबसे ज़्यादा। ये इस स्टेटमेंट से कैसे पता कर सकता हूँ वो देखो, कि वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। ये कैसे प्रूफ होगा, ये देखो कि देखो बेसिसिटी क्या होती है। बेस कौन होता है? जो डोनेट करे, यानी कि जिसके पास डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना, वो अच्छा बेस होता है। अब देखो इन सब में अच्छा बेस कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये। यानी कि बेस कौन होता है? जो डोनेट करे, या तो लोन पे डोनेट कर दे, या नेगेटिव चार्ज। तो देखो अब डोनेट वो करेगा जिसके पास जो रखा होगा वो, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है वो अनस्टेबल हो इसके ऊपर। देखो क्यों, इसके फ्लोरीन का जो साइज है ये वाला है इतना सा, क्लोरीन का थोड़ा बड़ा वाला है, ब्रोमीन का थोड़ा और बड़ा है, और आयोडीन का साइज। अब इस छोटे साइज के अंदर ये नेगेटिव चार्ज है लोन पे ना कम जगह में रखे हुए हैं, यहाँ पे जगह ज़्यादा है भाई। नेगेटिव चार्जेस को ऐसे मान लो लोन पे रहा, मान लो लोन पे रहा, 2 लोन पे रहा। हेलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, पता ना। तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि बेसिसिटी समझा रहा हूँ अभी मैं। इस माइनस माइनस को छोड़ो, इसके पास भी लोन पे रहा, तो इसके लोन पे यहाँ पे, इसके लोन पे लेके आ रहा, एक यहाँ पे है, मान लो एक है ना, एक लोन पे इसका ये रहा और एक लोन पे इसका ये रहा, इसका एक लोन पे ये रहा, इसका एक लोन पे ये रहा। तो यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा और यहाँ पे रिपल्सन कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है वो बड़ा है, तो लोन पे दूर दूर होंगे तो इनके बीच में रिपल्सन कम होगा, और यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये अनस्टेबल होगा। क्या? रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये अनस्टेबल होगा और ये आसानी से डोनेट कर देगा। यानी कि जो बेसिसिटी की बात करूँ मैं, बेसिसिटी वो किसकी ज़्यादा होती है? अच्छा बेस कौन है? ये वाला। तो फ्लोरीन क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या हो गया? वीक बेस। ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया वीक बेस। और क्या लिखा हुआ? वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। यानी कि ये वाला वीक फिर से वीक, यानी कि लिविंग एबिलिटी क्या होगी? एबिलिटी जो जितना वीक होगा उतना ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो सबसे ज़्यादा वीक कौन है? ये वाला आई माइनस सबसे ज़्यादा वीक, उसके बाद में बी आर माइनस, उसके बाद में सी एल माइनस, उसके बाद में एफ माइनस। रीज़न समझ में आया कि इसका जो ऑर्बिट वो छोटा होता है तो इसके अंदर रिपल्सन ज़्यादा होता है। ठीक है,
हम्म, इसके अलावा और देखो एस्टर रिएक्शन के अंदर होता है ना, दो प्रोडक्ट बने थे, एक तो बना था इन्वर्जन और एक बना रिटेंशन। जो इन्वर्जन वाला होता है ना वो ज़्यादा बनता है रिटेंशन से। अच्छा क्यों बनता है वो देखिए, ये सुनो, सुनने लायक कारण है कि देखो जब क्या होता है इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट अधिक बनता है, लिख लो, मैं स्टेटमेंट सुनो, इन्वर्जन प्रोडक्ट रिटेंशन से ज़्यादा होता है। होता क्या है, जब लिविंग ग्रुप आगे से निकल रहा होता है और आगे से ही रिटेंशन कब बनता है, रिटेंशन के अंदर देखो ये कम क्यों बनता है कि ये कुछ इस तरह से है, आर आर आर। अब यहीं से तो क्या निकल रहा है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, और यहीं से क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होता है और फिर इन दोनों के बीच में होता है। तो कुछ इंटरेक्शन ये जो कार्बोकेटन बनेगा वो इससे करता है और कुछ इससे करता है, तो यानी कि ये कम बनता है। समझ में, ये बात होगी रिटेंशन की, किसकी, रिटेंशन की। ये जब इधर से निकलेगा ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, या इन दोनों में रिपल्सन भी होगा थोड़ा सा, ये ऐसे सुन लो। और इन्वर्जन में क्या होता है कि ये आर 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 किसकी बात कर रहा हूँ, ये इन्वर्जन की। यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिपल्सन नहीं होता, ये निकल जाता है सीधा सीधा और ये सीधा सीधा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा रिपल्सन होता है, या इस कार्बोकेटाइन का जो अट्रैक्शन है वो इसके ऊपर कम हो जाता है। यानी कि ये जो कार्बोकेटाइन है इसके ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है वो पूरी तरह से इसके ऊपर इफेक्टिव होता है, तो ये वाला जो रिटेन इन्वर्जन का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनता है और ये कम बनता है। वैसे रीज़न इससे कोई मतलब नहीं, आप तो ये याद कर लेना बस, ये तो ऐसे समझाने के लिए। ठीक है, इसको छोड़ दो, सुन लो एक बार और कि ये से देखो रिटेंशन में क्या होता है, लिविंग ग्रुप भी उधर से जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी उधर से आ रहा है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। लेकिन जब इन्वर्जन में क्या होता है, लिविंग ग्रुप अलग रास्ते से जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल अलग रास्ते से आ रहा है, तो इनके बीच में कोई टकराव नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो प्रोडक्ट स्टेबल बनता है इन्वर्जन का। ठीक है, और तो बस इसके एग्जाम्पल तो खैर मैं लास्ट लेक्चर में कर लेंगे इसके, या यहाँ जैसे कर लेते हैं एस1 पढ़ लेते हैं पहले, तो एस1 पढ़ते पहले, नहीं तो फिर कितना टाइम होगा, 27 मिनट हो गए, यानी कि 15 मिनट लगेंगे मुझे एस1 पढ़ाने में, सॉरी एस1 तो 15 मिनट्स बाद लगेंगे, तो यानी कि 30-45 होता फिर यार, तो लास्ट इसके बाद ही करेंगे, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लेते हैं एस1 रिएक्शन, नहीं तो फिर यार वीडियो क्या बड़ा होता है, फिर बाद में मुझे एडिट करना पड़ेगा, फिर ये सब मेहनत बर्बाद होगी कि मैंने वीडियो शूट किया फिर उसको एडिट करके हटा दिया, डिलीट हुआ, मैं डिलीट ही करता हूँ, फिर दोबारा बनाता हूँ वीडियो, अच्छी वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको कुछ वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, और जल्दी बोर्ड भी लेके आएंगे, तो फिर बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। तो अभी तो ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा पूरी, ऑर्गेनिक सबसे पहले 12th की पढ़ेंगे, उसके बाद में 11th की ऑर्गेनिक। भाई 12th की इसलिए पहले क्या करें, 12th का क्या बोर्ड एग्जाम का भी झंझट, तो 12th की पढ़ लेंगे पहले और फिर 11th की। अगर 11th की पहले चाहिए कोई टॉपिक तो कमेंट कर देना। और 12th की तो चल ही रही है हेलोजन, हेलोजन के बाद में एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर वो एल्डिहाइड कीटोन अच्छे से पढ़ाऊँगा, इतनी सारी ट्रिक बताऊँगा कि तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी ट्रिक, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली ट्रिक, पूरा एल्डिहाइड कीटोन ट्रिक पे करवा दूँगा, ट्रिक से करवाऊँगा तुम्हें, ट्रिक लगा लगा के कलर वाले क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करवाएंगे। फिर उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर वो एमीन, और फिर इन सब के बाद हो सकता है 11th शुरू करें, या हो सकता है मैं एल्कोहल फिनॉल और एल्डिहाइड कीटोन के बाद ही वो शुरू कर दूँ 11th, वो कुछ भी हो सकता है, वो तो देख अभी क्या लॉकडाउन चल रहा है यार, तो बोर्ड आ नहीं पा रहा मेरा, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। कैमरा तो आ गया, कैमरा रखा हुआ है, पर उसका क्या करेंगे यार, फिर मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो ट्राईपॉड पे लगा हुआ है फ़ोन। ठीक है यार, अब सब सही चल रहा है, तो अब शुरू करते हैं SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियो फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी क्वेश्चन मैं ढंग से करवा दूंगा अच्छे से, चिंता मत करो।
यानी कि जो क्वेश्चन का जो 2 लेक्चर होंगे उसमें सेपरेट करके कराऊंगा। टॉपिक का नाम लिख दूंगा कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसे टॉपिक हेडिंग डाल डाल के क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे नहीं मिक्स कर दूंगा, ताकि तुम्हें क्या, अगर कोई क्वेश्चन ना भी आए ना तो तुम उस टॉपिक को पढ़ के उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो क्वेश्चन ढंग से करेंगे तभी मजा आएगा। और चैप्टर के बीच में क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे इसके बाद में करा दूंगा 2-3 क्वेश्चन। बाकी फिर ढंग के और अच्छे MS चौहान के क्वेश्चन करेंगे अपन, IIT नीट। और हो सका तो इस 2 क्वेश्चन के बाद में जो क्वेश्चन के लेक्चर आएंगे 8 और 9, उसके बाद में तो 9 एक लेक्चर और बढ़ा के इस चैप्टर के पूरे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूँ, नीट और जेई के। हो सकता है ऐसा, वो आप कमेंट करके बताना अगर चाहिए तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे करवाऊँगा फिर मैं कि छोड़ता नहीं हूँ कुछ। और हो सकता है कि मैं करवा ही दूँगा, क्योंकि फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं ना अपन, तो फिर लगता है कि पूरा टॉपिक खत्म हो गया। नहीं तो फिर वो या दोरा सा लगेगा, क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड, यानी कि SN2। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये सिर्फ एक स्टेप में पूरी होगी SN2। मैंने बताया भी तो थोड़ा थोड़ा कि डायरेक्ट कार्बोकेटन हटता नहीं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पहले, फिर हटता है। देखो कि मेरे पास ये था कुछ R, ये D, ये रहा X, और ये हाइड्रोजन। D क्या है, ड्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ये इसको ऐसे करो R ही कर लो, फिर नहीं समझ में नहीं आएगा R। तब होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो पीछे से अटैक करेगा। देखो आगे से अटैक करने की जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन का ही बनेगा। लिख लेना, SN2 के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो सिर्फ इन्वर्जन का ही बनता है, और कोई सा प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि हेलोजन निकला नहीं है, तो पोस्ट हेलोजन नहीं निकला, तो एक ही तरह से अटैक हो सकता है, कहाँ से, बैकवर्ड। तो पीछे से आके अटैक करेगा, और इसके अटैक करने के बाद कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 थी, जैसे ही अटैक करेगा कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, तो फिर 5 तो होती नहीं है कार्बन की, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बन जाएगा R, हाइड्रोजन R, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, प्लस X- निकल गया इस तरह से। ठीक है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है SN2 की, वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है RX के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि ROR इज इक्वल टू KRX न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जो SN1 रिएक्शन थी वो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि SN1 रिएक्शन के लिए ROR जो होता है K/RX होता है। ये होता है SN1 रिएक्शन के लिए, और ये होता है SN2 के लिए। SN1 के लिए शायद मैंने बता दिया होगा, जब नहीं बता दिया था शायद, एक मिनट देख लीजिए, बता देना चाहिए मुझे, ये तो कैसे भूल गया मैं, नहीं बताइए क्या इंटरमीडिएट के साथ। अरे यार ये तो कोई नहीं, अब बता दिए, वो तो सब बता दिया, और तो कुछ नहीं छोड़ा। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी, पहला। दूसरा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के इफेक्ट। तो इसके लिए क्या चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसके लिए अपन चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो इस रिएक्शन के लिए चाहिए मुझे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा जी, ये हो गया। वहाँ पे क्या चाहिए थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब कुछ एप्रोटिक सॉल्वेंट का उदाहरण, एग्जाम्पल लिखो। एप्रोटिक जो लिख देता है, जब रिएक्शन करवाते हैं तो एरो के ऊपर लिख देगा, तुम्हें पता ही नहीं होगा क्या है सॉल्वेंट। देखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, देखो एक तरफ लिखो पोलर, नहीं एप्रोटिक सॉल्वेंट 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो पोलर हो सकता है, एक हो सकता है नॉन पोलर। दिख रहा है यार, लाइट गई, चलो कोई नहीं, दिख तो रहा है। ये फ़ायदा है फ़ोन से वीडियो बनाने का।
पहले दिन कैमरे से बना रहा था, फिर उस दिन लाइट चली गई, तो फिर मैंने फ़ोन लिया, तो फिर फ़ोन ही ले लिया अब। चलो, पोलर और नॉन पोलर। पोलर के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O, CH3। उसके अलावा अगला एग्जाम्पल है क्या, DMSO। अब पता नहीं होता ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर CH3S डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो कई बार जब क्वेश्चन रिएक्शन देता है ना करवाने के लिए कि SN2 रिएक्शन को कीजिए, तो उस एरो के ऊपर DMSO लिख देगा। तो पता होना चाहिए DMSO होता क्या है, एप्रोटिक सोलेंट होता है। तो जहाँ DMSO मिल जाए वहाँ पे क्या होगा। और इसके एग्जांपल लिख लो जैसे इस तरह से, कार्बन। नॉन पोलर में तो पता ही है कि EN डिफरेंस सेम, EN का कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों की EN सेम होती है, तब वो नॉन पोलर होता है। इस तरह से ये ले लो, साइक्लोहेक्सेन। पोलर के कुछ और एग्जांपल कर रहा हूँ, किसके, पोलर के। और क्वेश्चन भी एग्जांपल में पोलर की ज़रूरी है। पोलर के और एग्जांपल देखो, इसके अंदर आता है वो DMF, पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल। और ये होता है इस तरह से, C डबल बॉन्ड O N CH3 नाम होता है डाई मिथाइल फोरमेमाइड। ठीक है, उसके अलावा DMF हो गया, और एक और होता है क्या, DME। हाँ, ये होता है कुछ इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड O N इस तरह से C2H5, मतलब इसी को मॉडिफाई किया। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ गया। यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको डाई मिथाइल एसिटेमाइड DMA। अब बात करते हैं SN2 रिएक्टिविटी, यानी कि रिएक्टिविटी, तो आप लोग लिखना रिएक्टिविटी ऑफ SN2, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रिक हिंड्रेंस ऑफ बीटा कार्बन पे त्रिविम बाधा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि बीटा कार्बन पे त्रिविम बाधा जितनी कम उतनी ज़्यादा रिएक्शन होगी। इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसका इंटरमीडिएट ये नहीं पता होगा, इंटरमीडिएट। इसका तो इंटरमीडिएट होता है ना, वो होता है ट्रांजिशन स्टेट इसका इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। और एक चीज़ और सुनो, जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो साइज में छोटा होना चाहिए, और बेस साइज में बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, ये रीज़न सुनो, कि देखो न्यूक्लियोफाइल को दूसरे कार्बन पे जाके अटैक करना होता है, तो न्यूक्लियोफाइल की साइज जितनी छोटी होगी वो उतनी आसानी से अटैक कर पाएगा। अब बेस क्या करता है, बेस कुछ नहीं करता, बेस जाके हाइड्रोजन को निकाल के लाता है। तो बेस साइज छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो इसके, क्योंकि अभी टाइम बच रहा है मुझसे, तो मुझे लगा था कि ख़त्म 45 मिनट लगेंगे, लेकिन 38 मिनट हुए हैं, तो 45 मिनट का तो कर देते हैं कम से कम। फिर उसके बाद में क्वेश्चन का तो अलग से वीडियो बनाऊंगा, या हो सकता है मैं ऐसे करता हूँ, इसका अगला लेक्चर क्वेश्चन बना देता हूँ। चलो आप एक कमेंट कर देना इस वीडियो को देखने के बाद, एक कमेंट कर देना कि इसके बाद क्वेश्चन का बनाऊँ क्या, नहीं तो उसके आगे आ जाएगा, क्वेश्चन तो आएंगे ज़रूर, पर क्वेश्चन तो आएंगे। देखो होता कैसे, CH3 CH3 CH2
जैसे C2H5 जो एल्कोहल होता है ना, वो बेस का काम भी करता है, वो न्यूक्लियोफाइल का काम भी करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बेस का काम करेगा। तो यहाँ से क्या करेगा, जो हाइड्रोजन होगा ना C2H5OH, ये क्या करेगा, यहाँ से बेस को लेके आएगा, इस हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा। अच्छा, इससे क्या होगा, H+ की फॉर्म में। तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, वो नेगेटिव, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करा देगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, Br तो निकल गया। ठीक है, नहीं माइग्रेशन भी तो होगा यहाँ पे। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये नहीं होगा, क्योंकि फिर ये जो एल्कीन बनी है वो अनस्टेबल है। इसको इसका प्रोडक्ट बनेगा, इसका माइग्रेशन भी करवाएंगे। तो ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। हाँ, तो अब देखो ये एल्कीन, इसके कितने अल्फा एच है, तो इसके आगे वाले कार्बन के पास 3H 3 3 6, तो 9 अल्फा एच है। तो स्टेबल है ये वाला। और देखो, और देखो, देखो ये भूई कैसी है रिएक्शन, इसको मैं थोड़ा सा अगले एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। क्या देखो, CH3 इस तरह का एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोबारा, तो इसको समझा दूँ। वही मैंने CH3CO Na ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो H था, और CH3OH। अब होगा क्या कि अब क्या है, ये देखो, पहले क्या था, यहाँ पे एक CH3 और हुआ करता था, वो CH3 यहाँ पे पहुँचता था। तो यहीं से क्या होगा, हाइड्रोजन लिए जाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को लेंगे और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर निकल जाएगा। तो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये बनेगा। और एक और एग्जांपल ले लो, तो और देखो, अब जो अगला जो एग्जांपल हो एक्चुअल में SN2 का है। ये तो अलग कंसेप्चुअल एग्जांपल थे, तो SN2 पे बेस होता है। अब जो एक्चुअल SN2 का है, CH3 CH2 Br, इसके अंदर क्या है, वो रहा CH3 CH2O-। क्या होता है, ये जाके इस पर अटैक कर देगा और Br को निकाल देगा। क्या बन जाएगा, ईथर बनेगा, CH3 CH2O CH3। तो 42 मिनट हो गए, इसके आगे देखे। और तो तो ये हो गया, तो 43 मिनट हो गए। इसके बाद में हो गया 1-2 क्वेश्चन और करवाऊँ क्या। चलो, तो 43 मिनट हो गए, क्वेश्चन बड़े बड़े ही हैं। तो एक काम करते हैं, तो ये हो गया अपना लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर अपन ने SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ ली। अच्छा जी, और इसके जो अगला लेक्चर होगा लेक्चर 5, उसके अंदर E1 E2 E1 CB, ये तीनों पढ़ेंगे। हो सकता है कि उसके भी 2 पार्ट करने पड़ेंगे। हाँ, लेक्चर बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अगला जो E1 E2 और E1 CB रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। अब जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए E1 E2 रिएक्शन दे नहीं रखी बोर्ड के अंदर, E1 E2 नहीं है, पर NCERT के अंदर दे रखी है। यानी कि नीट में JEE में पूछती हैं कई, वो कुछ लोग टीचर्स को 11वीं क्लास में हाइड्रोकार्बन पढ़ाते हैं। जब मैं 11th पढ़ाऊँगा तब वहाँ पे पढ़ाऊँगा, और यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ E1 E2 रिएक्शन। तो अगला सेपरेट वीडियो होगा E1 पे और E2 पे, उसके बाद में E1 CB। चलो, तो पढ़ाई करते रहिए। तो E1 E2 का लेक्चर आएगा, E1 CB का आएगा, और ठीक है, फिर ऑर्गेनिक ख़त्म करने के बाद इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे अपन। अभी तो ऑर्गेनिक ख़त्म करते हैं। अगर उससे पहले अगर आपको इनऑर्गेनिक का कोई वीडियो चाहिए किसी भी चैप्टर को लेके, तो बता देना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक भी इसके साथ शुरू कर दूँ। तो आप कमेंट करना, अगर आपको क्रैश कोर्स का कोई वीडियो चाहिए, यानी कि 1 शॉट में कोई चैप्टर रिवाइज करवाना है, तो वो भी मैं करवा दूँगा। तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये हो गया, कितना इसका स्क्रीनशॉट लेना था तो देख लो एक बार। ये तो करना भूल गया, लो, दिख रहा है पूरा।
ले लो, और इसका ले लो। बाकी नोट्स यार मैं अपने व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा थोड़े दिनों में। अभी क्या नंबर खरीदने पड़ेंगे यार, मैं पर्सनल से लेने दूँगा तो खरीदूँगा तब दे दूँगा। उस पर आप कर लेना कुछ मैसेज, या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर देना। हाँ टेलीग्राम पे कर देना आप, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप अभी बनाया नहीं है पर आज बना दूंगा, और किस नाम से बनेगा वही अपने जैमन क्लासेस ऑनलाइन। टेलीग्राम के अंदर टेलीग्राम इस पर मैसेज कर देना, क्या होगा JAI जैमन क्लासेस ऑनलाइन, ठीक है। उसके अलावा इंस्टाग्राम की बात कर लो, इंस्टाग्राम इसके अंदर क्या होगा ASHISH जैमन, ये मेरा अकाउंट है। FB पे भी आ जाना, फेसबुक पर ये मैं इतना यूज़ नहीं करता, इसको छोड़ो। तो ऐसे इस पे और टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप का मैं देखूँगा दूंगा तो दे दूँगा। चलो तो अब 46 मिनट हो गए, ओके पढ़ाई करो। चलो, और अगर कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना कमेंट करके, कि अगर कुछ छूट गया हो, यानी कि कुछ टॉपिक मैंने छोड़ दिया तो मुझे बता देना। हो सका तो सारा करवा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं छोड़ रहा, पर फिर भी बता देना, ठीक है। बाय।